सिस्टम किसी भी समाज को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर एजुकेशन सिस्टम मजबूत है तो निश्चित रूप से उस सिस्टम में जो भी निवास करने वाला हमारा बच्चा होगा, आदमी होगा, जो समाज होगा, वो बहुत अच्छा होगा। हम किसी अपने बच्चे को कहते हैं कि इसको एक्स स्कूल में ले जाओ, वहाँ बहुत बढ़िया अच्छा सिस्टम है, और दूसरी जगह कहते हैं हम कि नहीं यहाँ नहीं, यहाँ ठीक नहीं है। तो हमने कोई ना कोई परसेप्शन उस स्कूल के बारे में तो बनाया ही होगा, जिसके आधार पे हम कह रहे हैं कि ये एक्स स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ बच्चे को दाखिला दो। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को मैं 3 हिस्सों में बांटता हूँ। पहला हमारा जो था एंसेंट और मिडिवल तक, पहला सिस्टम हमारा जो था प्राचीन पद्धति में जब गुरुकुल हुआ करते थे और शिक्षा दीक्षा जंगलों में दी जाती थी। दूसरा हम कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम जब ब्रिटिश आए, देखो ना सिस्टम चेंज होता, फिर ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने भी कई प्रकार के काम किए शिक्षा को सुधारने के लिए, कई आयोग बनाए, कई कमीशन बनाए, कई रिपोर्ट आई उसमें। और उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, जब हम स्वतंत्र हुए 1947 में, तब हमने क्या क्या किया। तो पहला हिस्से में जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, एंसेंट में तीन प्रकार से शिक्षा थी। शुरू में आपका वैदिक एजुकेशन था। वैदिक एजुकेशन में गुरुकुल हुआ करते थे, जंगलों में आवासीय विद्यालय होते थे, वहीं सब बच्चा पढ़ता था। राजा का बेटा भी वहीं पढ़ता था, रंक का भी वहीं पढ़ता था, सभी वहाँ जा करके और एक साथ शिक्षा दीक्षा लेते थे। आज ही आप समझ रहे होंगे कि सब एक साथ रहेंगे। उस समय भी ये कहा गया है कि 8 से 20 वर्ष तक वो बच्चा क्या रहता था, गुरुकुल में रहा करता था। और जब 20 वर्ष के बाद उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई तो गुरु दक्षिणा का प्रचलन था, और गुरु दक्षिणा देकर के वो एक योग्य नागरिक बन करके बाहर निकलता था। उसके बाद फिर हमारा क्या है, ब्राह्मण एजुकेशन। वैदिक के बाद ब्राह्मण में भी आप जानते हैं कि किसी बच्चे को ब्राह्मण के घर भेज देना, और उस शिष्य को उस ब्राह्मण ने क्या करना, अपने बच्चे के समान ही उसको शिक्षा दीक्षा देनी। और उसमें पुत्र की बात घरेलू पद्धति, उसको घरेलू पद्धति थी, कोई नहीं घर में जाना है, गुरु जी की सेवा भी करनी है और वहाँ उसने पढ़ाई भी करनी है। ये ब्राह्मण एजुकेशन सिस्टम। उसके बाद आया बुद्धिस्ट, बौद्ध लोगों की। उसमें बौद्धिक में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, मॉरल और मेंटल पर त्याग पर बहुत जोर दिया गया। मॉरल एजुकेशन पे उस समय भी, मेंटल पे, मेडिटेशन पे, इन 3 बातों पर बहुत जोर दिया गया। ये आपका मेडिकल स्टार्टिंग का। उसके बाद ब्रिटिश पीरियड आया हमारा। तो इसमें ब्रिटिश पीरियड में जो आपका हमारा सबसे पहले, तो आप लोग भी जानते हैं, कहते हैं मैकाले। तो मैकाले 1835 में जो मैकाले आया, उसने 3 हिस्सों में शिक्षा को इनपुट किया कि 6 साल तक प्राथमिक, 3 साल का आपका सेकेंडरी और 3 साल का सीनियर सेकेंडरी। 6 से 10 तक उस समय प्राथमिक की बात कही गई है। और ये बात उस समय भी कही गई थी कि विज्ञान की शिक्षा दो, मैथमेटिक्स की शिक्षा दो, सोशल स्टडीज की शिक्षा दो, ये मैकाले ने भी कहा है। उसके बाद 1854 में वुड डिस्पैच आया, जिसमें कि सबसे पहले ये बात है कि अंग्रेजी एक माध्यम क्या हो, वर्नाकुलर हो गया, एक एंग्लो वर्नाकुलर हुआ और एक इंग्लिश मीडियम हो गया। वर्नाकुलर का मतलब जो बोलने वाली भाषा है वो वर्नाकुलर हो गया। फिर एंग्लो वर्नाकुलर हो गया, मानी वर्नाकुलर प्राइमरी स्तर तक का हुआ, और फिर एंग्लो वर्नाकुलर मानी जूनियर स्तर तक का हुआ, और कॉलेज स्तर तक ये हो गया कि अंग्रेजी क्या हो, आवश्यक हो, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी हो। ये डिस्पैच में ये बात कही गई। फिर 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग आया, लॉर्ड रिपन ने इसका गठन किया था और विलियम हंटर इसका चेयरमैन था। इसकी 12 रिकमेंडेशन है इसकी भारतीय शिक्षा आयोग की, लेकिन इसमें मातृभाषा पर उस समय भी जोर दिया गया 1882 में कि मातृभाषा शिक्षा का क्या होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए। और आपने सुना होगा जैसे गवर्नमेंट हाई स्कूल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट हाई स्कूल उस समय भी बात की गई इसकी, और जो कि क्या हो, मॉडल हो पूरे जिले के। उसके बाद 1902 में इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया, विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, और उसमें कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की बात आई। 1904 में क्या हुआ, फिर एक्ट बना दिया गया विश्वविद्यालय को रेगुलेट करने के लिए। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में एक समिति बनी, एक बिल लाया गया। उस
बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात थी राष्ट्रीयता की भावना को उजागर किया गया कि बच्चों में इस प्रकार की भावना विकसित होनी चाहिए कि उनको लगे कि राष्ट्र हमारा है, ये राष्ट्र के लिए हम सब कुछ हैं और जो कुछ भी तो हम करेंगे वो राष्ट्र के लिए होगा। उसमें आपको गोखले बिल ने स्पष्ट किया है कि उस समय हमारा 6% लिटरेसी था 1910 में। गोखले जो 1910 में हमारा 6% लिटरेसी रेट था, 2.38% बॉयज का था और 2.04 गर्ल्स का था अलग अलग। और गोपाल कृष्ण गोखले इस बिल के बाद जो उन्होंने जो एक समिति थी बनी हुई, इस बिल के बाद नेशनल लीडर के रूप में उभरे हैं गोखले जी। 6 से 10 तक की जो अनिवार्य शिक्षा की बात है गोखले ने भी कहा है। गोखले जी ने कहा है कि अनिवार्य गोखला का जो बिल था उसमें ये बात स्पष्ट कही गई है कि प्राथमिक शिक्षा क्या हो, अनिवार्य हो। उसके बाद सेटलर कमीशन आया 1917 में। इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय में उस समय कोई व्यवस्थाएं हो रही होगी तो केवल विश्वविद्यालय की समस्याओं को देखने के लिए सेटलर ने क्या किया, एक रिपोर्ट जारी की। तो उस रिपोर्ट में ये हुआ कि बालिकाओं की शिक्षाओं पर जोर देने की बात हुई और विश्वविद्यालय खोलने की बात हुई, ये भी रिपोर्ट में सौंपी। उसके बाद खैर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, जो कि हमारे भारत संविधान में काफ़ी कुछ वहाँ से लिया गया है, ये एक्ट लागू हुआ। उसके बाद सर्जेंट रिपोर्ट एक आपका 1944 में आया, सर्जेंट रिपोर्ट। इसमें यूनिवर्सल लिटरेसी की बात कही गई। सर्जेंट ने कहा है कि संपूर्ण साक्षरता हो और ये 1944 में, और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि 1984 तक पूरा भारत क्या होना चाहिए, साक्षर होना चाहिए। ये बात कही गई थी 40 साल के लिए। और फ्री एंड कंपलसरी मानी मुफ्त और मानी सभी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, ये बात उन्हें सर्जेंट ने की। और इसके बाद हमारा 1947 में स्वतंत्र हुआ। तो वहाँ से भी मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा। सबसे पहले जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था 1952 से 53 ये बना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आयोग ये बना 1952 से 53। इसको कहते हैं मुदलियार आयोग। मुदलियार आयोग का आपने नाम सुना होगा। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार इसके चेयरमैन थे। तो इन्होंने क्या किया, उनको ये काम सौंपा गया था कि जो वर्तमान सिस्टम था उस समय मानी स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के समय लगभग उस समय का जो सिस्टम था उसको कि भाई ठीक है नहीं है। तो इन्होंने 10 साल में 53 में गठन हो गया और अपनी रिपोर्ट कब दी, 63 में। इन्होंने कब दी अपनी रिपोर्ट, 63 में। तो ये 1963 में रिपोर्ट हो गई। और त्रिभाषा की बात इन्होंने भी की। इन्होंने क्या की, त्रिभाषा जो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ भी आ रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा की बात। तो उन्होंने ये कहा कि त्रिभाषा होना चाहिए। उसके बाद व्यावसायिक शिक्षण पद्धति में सुधार की बात उन्होंने की, मातृभाषा में उन्होंने बात की। और सामाजिक विज्ञान गणित खैर उन्होंने ये बात की 1966 में। 64-66 के बीच कोठारी आयोग जो आप कह रहे हैं, इंडियन एजुकेशन कमीशन जिसे कहते हैं, इसमें इंक्रीजिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी, इनके इश्यू दूसरे थे। कोठारी आयोग के इश्यू देखिए, इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी, प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, डेवलपिंग सोशल एंड मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, ये उसके थीम थी। किसकी, कोठारी आयोग की। उसके बाद एक बीच में भगवान शाही रिपोर्ट भी आई है। भगवान शाही रिपोर्ट 1977 में आई है और टीचर के लिए ट्रेनिंग की बात इन्होंने की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टीचरों के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, शिक्षकों के लिए। और उस ट्रेनिंग में भी उन्होंने कहा कि पहले प्री सर्विस हो, प्री सर्विस के बाद इन सर्विस हो और रिफ्रेशर कोर्स। उसके बाद आपका एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आप बात कर रहे हैं 1986 में आई है। तो इसमें आपने देखा होगा इसका जो उसमें प्रौढ़ शिक्षा पर जोर दिया गया और ये नवोदय विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है ये 1986 की शिक्षा नीति में मुख्य रूप से है, लचीलापन। फिर इसको रिवाइज किया गया तब 1992 में, जहाँ नामांकन पर जोर दिया गया। उस पॉलिसी में नामांकन, ठहराव और एक्सेस पर जोर दिया गया 1900 संशोधित में। उसके बाद एनसीएफ 2005 आया। एनसीएफ 2005 में क्या हुआ, एनसीईआरटी ने क्या किया, सिलेबस तैयार किया, टेक्स्ट बुक तैयार की। ये अलग प्रकार का काम था। एनसीएफ 2005 में टेक्स्ट बुक निर्माण किया हुआ। उसके बाद आरटी एक्ट आया 2009 में, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की। और अब ये 2009 के बाद ये आपकी आई नहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसी नहीं बनी,
जिन्होंने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है, जो कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में, हर राज्य से और प्रधानों से, पूरी कम्युनिटी से बहुत सारे, कम से कम जैसे एक डॉक्यूमेंट है कि करीब 15-20 लाख लोगों ने दिया है इसमें सबमिशन। हर चीज़ का जो अच्छी चीज़ है उसको इसमें समाहित किया गया। इस नीति का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो बात कही गई है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको कि 1992 में संशोधित किया गया है। और हम ये कहें, अगर ये कहें कि इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को में जो कमी रह गई है, या जो हम चाहते हैं आज ऐसा होना चाहिए था, उसको पूरा करने का प्रयास किया गया है। ये मैंने बात पहले कही थी। दूसरा पॉइंट जो है कि 2000, इससे पहले एक बड़ा कदम 2009 में मारा हुआ है, जो कि निःशुल्क शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन में एक फंडामेंटल राइट से बनाया गया है। तो इस नीति का आधारभूत सिद्धांत है, जो क्या मतलब ये पूरा निचोड़ क्या कहती है, इस नीति में क्या बात कहती है। इस नीति में ये बात कही गई है कि शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये चेंज करना चाहते हैं, क्यों नीति लाना चाहते हैं। अच्छे इंसानों का विकास जो क्या हो, इंसान कहाँ, उनका विकास कहाँ होता है, स्कूलों में होता है, परिवारों में होता है, संस्थाओं में होता है, वहीं तो होता है विकास उनका। उसके बाद वो किसी संस्था में नौकरी के लिए जाते हैं। तो तर्क संगत विचार, कार्य करने में सक्षम, करुणा, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मक कला, कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य इसके आधार में। मानी इस शैक्षिक प्रणाली जो हम ये नीति बनाने जा रहे हैं, वो इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि इंसानों में ये चीजें हों, इनका विकास हो। ये नीति की मुख्य बात है। पहले पूरा जो आप पूरा अगर देखेंगे, अध्ययन करेंगे, और ये इन शब्दों का प्रयोग कई जगह आया हो। दूसरी बात, अब हम ये कह रहे हैं कि इंसानों में तो ये हो, लेकिन ये होता कहाँ है, संस्थाओं में। ये कहाँ होता है, प्राइमरी स्कूल में होगा, जूनियर स्कूल में होगा, हाई स्कूल होगा, इंटर कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज में होगा, या किसी IIT में होगा, कहाँ होगा, उन्हीं संस्थाओं में होगा। तो संस्थाएं का क्या काम है, ये दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है। एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वो है जिससे क्या हो, प्रत्येक छात्र का स्वागत किया जाता हो, अगर आ रहा है तो उसका स्वागत किया जाता हो, उसकी देखभाल की जाती हो, सुरक्षित हो, उसका प्रेरणादायक वातावरण हो, सीखने के सबको समान अवसर दिए जाते हो। ऐसी पद्धति, ऐसा स्कूल जिसमें सबको समान अवसर दिए जाते हो। बुनियादी ढांचा, ये बात देखिए, बुनियादी ढांचा, हम जो शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा देने के लिए उनके पास बुनियादी संसाधन हो, उसका ढांचा उपलब्ध। ये बात दो इसके मूलभूत सिद्धांत, मूल सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे कि हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति। अब आप देखें ना, अब यहाँ ये नहीं केवल पढ़ाई लिखाई करो, उसकी विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, उसकी पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना, जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, देखिए, अगर हमारे पास बुनियादी साक्षरता का मतलब पढ़ना लिखना और संख्या ज्ञान अगर नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी भी क्षेत्र में। ये इस नीति में महत्वपूर्ण बात कही गई। लचीलापन, ताकि शिक्षार्थी में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो। इस तरह से वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन का रास्ता चुन सकें। ऐसे अधिक न हो, जैसे आपने ना लचीलापन कि बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है, कोई भी विषय ले सकता है। हमने जबरदस्ती कह दिया उसको, तू विज्ञान ले, कहा दिया नहीं तू गणित ले, और गणित में 3 साल 4 साल फेल हो गया, और अगर हम उसको आर्ट्स में भेजते उसको राइज करता। तो ये लचीलापन इसकी विशेषता है। कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई अलगाव न हो। गणित में लेंगे तो भूगोल भी ले सकते हैं, आप इतिहास भी ले सकते हैं, ये नीति में बात कीजिए। व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं आदि के बीच कोई अलगाव न हो, कोई मतलब टकराव न हो, अरे तू विज्ञान का है, मैं कॉमर्स का हूँ, इस प्रकार की बात न हो। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक विषयक और समग्र शिक्षा का विकास। नहीं, परीक्षा के लिए पढ़ाई,
ये इस पर भी जोर दिया गया है इसमें, इस नीति पर। अवधारणा समझ पर जोर, न कि रटन पद्धति पर और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई हो। रचनात्मकता और तार्किक सोच, तार्किक निर्णय लेने के देना और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए इस पर जोर दिया गया है। नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य जैसे सहानुभूति, दूसरों के लिए सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान आदि। बहुभाषिकता, भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन। देखिए भाषा की शक्ति इतनी बड़ी शक्ति, अगर मुझे बोलना ही नहीं आता और आपको समझना नहीं आता तो हम अपनी बात कैसे कम्युनिकेट करते, कैसे पढ़ता? मैं अगर चुप खड़ा हो जाता यहाँ पे और आप भी हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझने की शक्ति आप पे नहीं होती तो हम समझ नहीं पाते कोई बात करेंगे। तो भाषा की शक्ति को पहचानने की बात इसमें कही, भाषा की शक्ति क्या है? बहुभाषिकता, भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन, जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद पर सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन, सीखने के लिए सतत मूल्यांकन। सीखना वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि मैं भी आपसे कुछ सीख रहा हूँ, आप भी मुझसे सीख रहे हैं। सीखने की प्रक्रिया जन्म से लेकर के और मरण तक आदमी कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो सीखने के लिए उसका सतत मूल्यांकन पर भी जोर दिया गया है कि ये बच्चा हमारा क्या सीख रहा है। जब हम तब पहचान करेंगे उसकी, भाई इसने ये बात सीख ली है, ये बात सीख ली, ये चैप्टर में उसका बात होगी, हिंदी में बात होगी, गणित में बात होगी, तो वो फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। सभी तकनीकी के यथासंभव उपयोग और प्रयोग। तकनीकी पे जोर इस बात का है कि बच्चे को, क्योंकि देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आने वाला समय कंप्यूटर नहीं जानेगा, मोबाइल का ऑपरेशन नहीं जानेगा, वो निरक्षर होगा। एक पहले निरक्षर क्या था, जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। उसके साथ साथ अगर जो मशीन के युग में अगर ये सब नहीं जानेगा तो वो बच्चा भी निरक्षर के समान माना जाएगा। क्योंकि जहाँ एक तरफ सारा काम मशीनों के द्वारा हो रहा है, दूसरी तरफ उस मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी आदमी को दक्ष बनना पड़ेगा। हमारी शिक्षा दीक्षा ऐसी होनी चाहिए उस मशीनों को ऑपरेट कर, काम मशीन कर रही है लेकिन उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी कोई ना कोई जो चाहे सॉफ्टवेयर बना रहा है, चाहे ऑपरेट कर रहा है, तो कोई हमारा तो कर रहा है उसको, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तकनीकी उपयोग पर भी हमें जोर देना पड़ेगा। सभी पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान होगा, सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए शिक्षा एक समवर्ती विषय है। अगली बात है इसमें सभी शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता, समावेशन, साथ ही शिक्षा को लोगों की पहुंच और सामर्थ्य की दायरे में रखना। स्कूल शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल तथा शिक्षा से शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बनना, ये इस पे बात कही गई। उनकी भर्ती और तैयारी की उत्कृष्ट व्यवस्था हो, निरंतर व्यावसायिक विकास उसका होना चाहिए। जैसे आपने कहा था इन सर्विस हो गया, इन सर्विस हो गया और रिफ्रेशर हुआ, आपका समय समय पर क्या बदलाव होनी चाहिए। सीपीडी की बात, सकारात्मक कार्य वातावरण और सेवा की स्थिति, शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता, ऑडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए हल्का प्रभावी नियामक ढांचा, साथ ही स्वायत्त अनुशासन, स्वायत्तता, सुशासन और सशक्तिकरण के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना। नवाचार की बात इसमें कई जगह है, इनोवेशन कि आप नए इनोवेशन करें जो बच्चों के लिए लाभकारी हो। गुणवत्ता शिक्षा विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध, शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा, भारतीय जड़ों से और गौरव से बने रहना। ये और जहाँ प्रासंगिक लगे वहाँ भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और उससे प्रेरणा पाना, ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए। एक मजबूत जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश, साथ ही सच्चे परोपकारी, निजी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन और सुविधा। इस नीति का विजन देखिए, अब हम जब कोई काम करते हैं उसका एक विजन होता है। इस नीति का विजन ये है कि भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली हो, न कि बाहर से। हमारे जो अपने मूल्य हैं भारत के संस्कृति के, उससे विकसित हो प्रणाली। सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराना इस नीति का विजन है। भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्याय संगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करे, ऐसी नीति हमारी हो। संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षा में छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव ऐसा हो।
छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार से हो, हम मन से स्वीकार करें हम भारतीय हैं, अपनी बुद्धि से सोचे, अपने व्यवहार में भी काम लाएं, कार्यों के साथ भी ज्ञान कौशल और मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए। अस्थायी विकास और जीवन यापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो ताकि वे सही मायने में वैश्विक बन सकें। इस जो नीति है इसके 4 प्रमुख भाग हैं। पहले भाग में हमारा केवल स्कूल शिक्षा से संबंधित है। पहले भाग में हमारे क्या है, केवल स्कूली शिक्षा से संबंधित है, जिसमें 8 पाठ हैं। दूसरे भाग में हमारा उच्चतर शिक्षा से है। तीसरे भाग में हमारा क्या है, केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। और चौथा भाग हमारा है क्रियान्वयन पक्ष, इसकी नीति का काम कैसे होगा। तो हमने जो स्कूली शिक्षा का भाग है इसमें 8 पाठ हैं। मैंने आपसे पहले कहा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव, ये प्री प्राइमरी एजुकेशन ECCE को इसको जोड़ा गया है। पहली बात, क्योंकि आप देख रहे होंगे अगल बगल प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी LKG UKG बच्चे वहाँ चले गए, वो कहते हैं बच्चे कहाँ सरकारी में रखो, वहीं से वो 1 में चले गए। हमारे यहाँ क्या है, बच्चा 5 साल जब पूरा होता है तब हम कहते हैं 1 में आएगा। हमारा सरकारी में सिस्टम यही तो है जी। तो ये पहली बात है, इससे हमें लग रहा है कि इससे हमारा इनरोलमेंट बढ़ेगा और हमारी नींव भी कुछ मजबूत होगी। इसमें पहला जो पाठ हमारा है यही है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सीखने की नींव। इसमें उत्तराखंड के प्रदेश में आप जानते ही हैं आंगनबाड़ी में जो हमारा चल रहा है, आंगनबाड़ी चल रही है, कहीं बालवाड़ी चल रही है, कहीं सामान्य शिक्षा के तहत ECC सेंटर चल रहे हैं। तो इनको एकीकरण और उनमें शिक्षा व्यवस्था कैसे हो, कैसे हम उन बच्चों को अपने प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट करें, इस पर चर्चा है थोड़ा विस्तार से। दूसरा पाठ इसमें बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान है, सीखने की तत्कालिक आवश्यकता ही है। इस पर भी हमने आपसे कहा, इसमें भी एक पूरा पाठ है, हो सकता है इसके बाद इसे संगोष्ठ का जो बात करेंगे इसकी। तीसरा पाठ इसमें ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ये हमारे यहाँ कम है, वैसे उत्तराखंड के संदर्भ में ड्रॉप आउट कम है, लेकिन ये भी एक सेपरेट चैप्टर है। स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र अधिगम समग्र एकीकृत आनंददायी और रुचिकर होना, ये भी एक सेपरेट चैप्टर है। अगला एक चैप्टर इसमें शिक्षक है। तो शिक्षक में 2 बातें कही उसमें, एक शिक्षक यहाँ भी है और एक शिक्षक वहाँ भी जोड़ा गया हायर एजुकेशन में, क्योंकि बीएड जो होगा वो हायर एजुकेशन वाला पार्ट है। वहाँ मतलब 1 साल का बीएड, 2 साल का बीएड या 4 साल का बीएड उसके बात है। क्योंकि अभी तो ये कहा गया है नीति में 2030 तक तो जो जैसे चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा जब इम्प्लीमेंट होगा तो कक्षा 12 के बाद ही डिसाइड हो जाएगा कि जैसे आप इंजीनियरिंग का जाता है, डॉक्टरी का जाता है, 12 के बाद ही कहाँ जाएगा बच्चा, इंटीग्रेटेड जाएगा। 4 साल का बीएड भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा, उसके बाद वो टीचर बन जाएगा 4 साल का। अभी तुमने ये कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का बीएड, स्नातक के बाद 2 साल का बीएड, और जैसे अभी कर लीजिए थे 1 साल का अगर किसी ने बीए कर लिया उसको आपको सर्टिफिकेट कोर्स दे देंगे, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स कर देंगे, 3 साल का 4 साल के बाद वो आपको डिग्री मिल जाएगी और उसके बाद आगे रिसर्च के लिए भी। छठा चैप्टर इसमें है समतामूलक और समावेशी शिक्षा सभी के लिए अधिगम। तो ये कॉम्प्लेक्स इसमें बात कही गई है, स्कूली शिक्षा के लिए स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। इसमें ये बात आई है कि भाई देखिए एक जगह 2 क्लास है, 7 टीचर है, और एक जगह पूरे 200 टीचर 200 बच्चे हैं और 3 ही टीचर है, अब वो वहीं दूरी पर है। तो वहाँ तो मैंने पूरे दिन भर में 1 पीरियड पढ़ा रही है, 2 पीरियड पढ़ा रही पूरे दिन भर, और वहाँ वो एक आदमी सुबह 8 पीरियड पढ़ा तभी क्लासें खाली। तो इसको देखते हुए स्कूल कॉम्प्लेक्स एक बढ़िया तरीका हो सकता है, और संसाधनों का गवर्नेंस, संसाधनों का अच्छा उपयोग कैसे हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ, एक और लास्ट इसमें 8 पार्ट इसमें उसके लिए शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्याय। तो ये आपका 8 पार्ट इसमें स्कूली शिक्षा में है मोटे तौर से। उसके बाद भाग 2 उच्चतर शिक्षा से संबंधित है, इसमें 11 पार्ट है। स्कूली शिक्षा इसमें आपके हायर एजुकेशन में आपका ये है गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय महाविद्यालय भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था एक नया भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण, ये उसके हायर एजुकेशन के चैप्टर बता रहा हूँ मैं। संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर, सीखने के लिए अनुकूलतम वातावरण और छात्रों को सहयोग, प्रेरित सक्रिय और सक्षम संकाय, उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश, और शिक्षक शिक्षा। ये यहाँ तो शिक्षक आया था और वहाँ शिक्षक शिक्षा पाठ है, क्योंकि बीएड वाला जो चैप्टर है वो हायर एजुकेशन में है, तो शिक्षक शिक्षा वाला एक सेपरेट चैप्टर है।
व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन, नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त कार्मिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना, उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रभावी शासन और नेतृत्व। ये उच्चतर शिक्षा के क्या है चैप्टर ये है। तो ये आपका भाग 2 में आ गया। भाग 3 में केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं। ये 3 बिंदु हैं इसमें केवल। एक तो आपका है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ये आपका है, और वित्त पोषण के लिए 3 बिंदु केवल आपके क्या है। एक तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण, वित्त पोषण सभी के लिए पहली और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और एक आपका लास्ट में आ गया कार्यान्वयन। ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा प्रौद्योगिकी न्याय संगत उपयोग से। ये बात इस पर थोड़ा मैं कहना चाहूँगा आपसे, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जैसे CRT और द्वारा बताया गया है कि 1 से लेकर के और 12 तक की कक्षा 1 से लेकर के 12 तक एक सेपरेट चैप्टर इसमें डिजाइन किए गए, जो भारत सरकार का जो ई-विद्या कार्यक्रम में सेपरेट चैप्टर है, उसका CRT बताएंगे। तो ये मैसेज आपके माध्यम से टीचरों तक और टीचरों के माध्यम से सारे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। इस प्रकार से थोड़ा एक प्रचार प्रसार इसको आप लोगों को करना होगा।